अरे ओके, वेरी गुड। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली बोल्ड पे। मैं आपको बता दूं, ये आज की क्लास लेते समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ये एक्साइटमेंट इस वजह से क्योंकि जो मैं क्लास आज स्टार्ट करने वाला हूं वो आपको बहुत ही रेयर केस में मिलेगी और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये क्लास है आपका आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी में टॉप 200 न्यूमेरिकल की। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि अगर आपने ये 200 न्यूमेरिकल मेरे साथ सॉल्व कर लिए, ये 200 न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स की भी होंगे और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री भी हो, तो रेलवे का कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो इन 200 के बाहर जा सके। ठीक है, तो आप सब लोगों को ये 200 के 200 न्यूमेरिकल बड़े ही कायदे से समझना है, उनको सीखना है। और ये 200 न्यूमेरिकल जब आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कॉन्सेप्ट देखिएगा, आपको सबसे ज्यादा कह सकते हो अगले वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले सब लोग एक बार सेशन को दबा के पहले शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है। फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं और देखते हैं भाई। और देखो भाई, न्यूमेरिकल जब भी कभी आपको पढ़ने हो, मुझसे पढ़ने हो या किसी और मास्टर से पढ़ने हो, तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल कभी भी हुलूलुलू में नहीं पढ़े जाते। हुलूलू का मतलब यह है कि न्यूमेरिकल कभी भी जल्दीबाजी में नहीं पढ़े जाते, इस बात को समझे रहिएगा। हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत ही कायदे के साथ पढ़ेंगे और एक एक न्यूमेरिकल को ये देखेंगे कि हर एक न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? तो चलो फिर आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं और देखते हैं हम लोग पहले न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए अगर सारी चीजें क्लियर है, तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एक बार पहले सेशन को दबा के पहले शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाक से, है ना? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, इशारा कर दीजिए कि सारे न्यूमेरिकल सही है, सारे आवाज सही है, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। नमस्कार नमस्कार, नीतू कुमार, शुभांशु, सुरेश, सत्येंद्र, संतोष गुप्ता, दीपक, दीपा दास, संकेत, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए भाई जी, जल्दी से इशारा करके मुझे बता दीजिए। और आप लोग आज के लेक्चर में कॉपी पेन लेके बैठिए। ओके, चलिए फिर हरी झंडी आ चुकी है और ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन और बताइए इस पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। लेकिन भैया ये पूछा बहुत बार जाता है, ये पूछा बहुत बार जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना? मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका रिव्यू जरूर लूंगा। ठीक है, जरूर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दो सदिश ए और बी दिए हैं और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण पूछा जा रहा है कि सर इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होना चाहिए। जब भी कभी दो सदिशों के बीच का कोण पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना, आपको पहले ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, इस बात को याद रखना। सर ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन आई जे के मत लिखिएगा। तो आई वहां देखो कितना है, सर आई यहाँ 2 है और यहाँ पर आई 3 है, 3 दूनी 6 है ना? ये यहाँ सर 3 है और यहाँ -2 है, सर -6, 3 दूनी है -6। तो देख लो सर ए डॉट बी 0 आ चुका है ना? इसका अर्थ पता है क्या है? जब भी कभी दो वेक्टरों के बीच हमेशा ध्यान रख लो, डॉट प्रोडक्ट अगर आपका 0 होता है, आपको पता है जो ए डॉट बी होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। और अगर ए बी कॉस थीटा 0 है तो इसका अर्थ सीधा सीधा होता है कि सर कॉस थीटा 0 है, और कॉस थीटा यदि 0 है तो कंफर्म थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलिए, बात सबको क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बड़े ही शानदार आपको न्यूमेरिकल और उससे भी बढ़िया होगा शानदार आपके कॉन्सेप्ट। ये लीजिए, पढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सोल्व किया जाएगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है भैया, ये तुम्हारा ग्रेविटेशन से है और आपको पता होगा ग्रेविटेशन से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? पहले सब लोग बता दो क्वेश्चन नंबर पहले में कोई दिक्कत आपको, है ना? हाँ, इंजीनियरिंग वाली फीलिंग आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो, बहुत बढ़िया बात कहा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से अब कहा जा रहा है पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण बताओ। यानी ऊंचाई में पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए सर ये अर्थ हो गई और ये अर्थ हो रही, और मैं ऐसे कह दे रहा हूं कि सर ये अर्थ की त्रिज्या हो गई, लेकिन मुझे केंद्र से त्रिज्या के डबल दूरी पर जाना है,
मतलब उतनी दूरी पर जाना है जितनी टी त्रिज्या है ना। ये देखिए, तो केंद्र से डबल दूरी हो रही त्रिज्या टे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि सरफेस से कितने बराबर होगा, तो सरफेस से h बराबर r होगा। ठीक है, पहले आप इस बात को याद करो कि सरफेस से कितना ऊंचाई होगा, सर h बराबर r और केंद्र से 2r। तो आप याद कर लो, जब भी कभी ऊंचाई में आपको g डैश पूछा जाए तो g डैश को निकालने का फॉर्मूला होता है g डैश बटे g, और या फिर सीधे सीधे आप g डैश भी याद कर सकते हो, सीधे सीधे आप g डैश भी याद कर सकते हो। g डैश बराबर होता है g ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन आर ई की पावर -2 होता है। ठीक है, अब एक बात जल्दी से मुझे बताओ, इन्होंने h बराबर क्या पूछा है, क्या बोला है, सर h बराबर r है ना भाई। केंद्र से अगर डबल है त्रिज्या टे तो सरफेस से h बराबर r होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं h बराबर r यहां रखता हूं तो देखो r से r कैंसिल, और r से r कैंसिल तो 1 + 1 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से g इंटू 2 की पावर -2 है ना। और 2 की पावर -2 का मतलब होता है सर 4, लेकिन माइनस तो पावर नीचे कर लो, और जैसे ही पावर नीचे करोगे तो ये 2 की पावर जो -2 है ना भैया, ये एक्चुअली में जो बनते निकल के सामने आएगा, ये निकल के आ जाएगा आपका g/4। तो आप इसको याद कर लो, मैं अपने स्टूडेंटों को हमेशा कहता हूं वो सारी की सारी चीजें याद कर लिया करो जो एग्जामिनर जो है तुमसे डायरेक्ट पूछता है। इसको पता क्या याद करना है, इसको ये याद करना है कि जब भी कभी आपका h का मान पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होता है तो वहां पर जो g डैश होता है वो g/4 हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, वहां पर जो g डैश होता है वो कितना हो जाता है, g/4, याद कर लो है ना। तो g/4 हो जाएगा, और g होता कितना है सर 9.8, और 9.8 का जब बटे 4 करोड़े, मैं यहां भी लिख देता हूं 9.8 का भैया बटे अगर 4 करोड़े, तो जल्दी बताइए बटे 4 करने से कितना आंसर आएगा। तो करोड़े बटे 2 करोड़े तो 4.9, और बटे 4 करोड़े तो कंफर्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो, तो दूसरा वाला सवाल भाई सबको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ? ये दूसरा वाला सवाल काफी बढ़िया सवाल था और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा भाई सेशन को शेयर करते रहिए जिन्होंने शेयर नहीं किया। और मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को, एक और बात बता दूं, देखो है क्या ना, कुछ डेटा कुछ आपका कह सकते हो टाइम टेबल नोट कर लो। टाइम टेबल ये है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दोपहर के 2 बजे साइंस की एक्सप्रेस चलेगी, यानी साइंस की सीरीज चलेगी है ना। और लास्ट के जो 2 दिन होगा, लास्ट के 2 दिन मतलब शनिवार शुक्रवार, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई ग्रह ऐसा है जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, कहा यह जा रहा है कि ऐसा, पहले बताओ जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर जी का फॉर्मूला होता है GME डिवाइड बाई RE² होता है। अब साफ साफ इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक ऐसा मेरे पास द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान, ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधे हैं। सर द्रव्यमान भी आधा है त्रिज्या भी आधा है, तो द्रव्यमान को आधा करोगे तो द्रव्यमान ऊपर है, इसका मतलब 1/2, और त्रिज्या भैया नीचे है। अगर त्रिज्या मालिक नीचे है लेकिन देखो त्रिज्या का स्क्वायर लगा हुआ है, समझ पा रहे हो ना? तो त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 1/2 का तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ 1/2 का स्क्वायर करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर 1/2 नीचे 1/2 का स्क्वायर, तो फाइनली 1/2 आएगा, आएगा बोलो, क्योंकि दोनों का आधा किया है ना। तो फाइनली जब 1/2 आया तो इसका मतलब जो नया डेरिवेटिव होगा वो g/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा करना है। और g/2 का सीधा सा मतलब होता है 4.9। क्यों सर? g का मान होता है 9.8 और आधा कर दोगे 4.9, तो सवाल का जो उत्तर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और इन सारे क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सोल्व किया जाएगा, कायदे में देखिएगा, और इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाएगा बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी ट्राई करो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे ये सारे के सारे आंसर आप लोगों को डायरेक्ट लगाने आने चाहिए, और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है। पहले एक बार दबा के पहले शेयर कीजिए, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ABC के मान 5, 12, 13 है, और फिर बोला जा रहा है कि A + B = CA। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सर लिखा हुआ है कि A वेक्टर + B वेक्टर और बराबर कितना है सर C वेक्टर है, इसका मतलब होता है कि A और B का परिणामी C के बराबर है।
अरे बोलो, ए और बीटा परिणामी सी के बराबर है। अब आप ये एक चीज और देखो, अगर ए और बीटा परिणामी सी है तो कन्फर्म त्रिभुज बनेगा। लेकिन कौन सा त्रिभुज बनेगा, इसके लिए देखो इन्होंने आंकड़ा दे रखा है 12, 5, 13। ठीक है, तो 12, 5, 13 का मतलब हो गया कि आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और समकोण त्रिभुज में ये कन्फर्म 13 होगा, और इन दोनों में से आप किसी को भी 12, किसी को भी 5 ले सकते हो। मान लो इसको मैंने 12, 5, 13 ऐसा, है ना। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने किसको किसको कहा है। देखो सबसे पहले क्रम है एबीसी। अगर क्रम तुम्हारा एबीसी है तो यहां क्रम क्या है, 12, 5, 13। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा 12 माना जाएगा, ए हमारा 12 माना जाएगा, बी हमारा 5 माना जाएगा, और सी हमारा 13 माना जाएगा। बोलो, अब इन्होंने लास्ट में देखो कोण किसके बीच पूछा है। सर कोण तो ए और बी के बीच पूछा है। अब आप खुद सोचो, अगर ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, तो ए और बी के बीच का जो कोण है, ये कोण, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कोण हमारा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बोलो, बात सबको क्लियर। हो सकता है कल को आज ए और बी के बीच एंगल पूछा, यही सवाल में अगर बी और सी के बीच एंगल पूछा जाता, दैट मींस ये वाला दोनों एंगल पूछा जाता, ये वाला, ये और ये, तो आपको फिर ये एंगल बताना पड़ता। बट ये जो एंगल आता थीटा, इसे साइन थीटा में पूछा जा सकता है या फिर कॉस थीटा में पूछा जाता। अगर ए और सी के बीच का एंगल पूछा जाता तो आपको ये एंगल बताना पड़ता। वो तो किस्मत आपकी अच्छी थी कि आपको आगे लगाने नहीं पड़ा है, वो ए और बी के बीच का एंगल सीधा सीधा 90 दिखाई दे रहा है। बोलो, पहले सब लोग ये बताओ, आप सबको ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये तरीका समझ में आ गया हो तो एक बार मुझसे इशारा करके बता दो फटाक से, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। अगर तरीका समझ में आ गया है तो इशारा करके बता दो, और उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करके दिखाइए। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाइए, अगर आपको पुराना वाला तरीका जो है एकदम सही लगा तो। पढ़िए जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको अपने साइज के हिसाब से तरीका बताता हूं। जैसे मेरा साइज जो है छोटा है, मेरा हाइट छोटी है, उसी हिसाब से भाई मैं तरीके भी बताता हूं, ठीक है। चलिए, यदि ए और बी का परिणामी सी है, यही बात होता है मतलब इस बात का कि ए और बी का परिणामी बताओ कितने के बराबर है। सर सी के बराबर है, बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, इससे का मतलब होता है त्रिभुज बनेगा। लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तो यहां से कंफर्म हो गया कि समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज तुरंत बनाओ, और ये देखो कि इन्होंने क्या बोला है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है ना, तो सी को कर्ण मानना पड़ेगा, सी को मानना पड़ेगा कर्ण। सर ये सी कर्ण है, और बाकी जो दोनों बचेंगे वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, ए और बी हो जाएगा। देख लो, अब इन्होंने किसके बीच का एंगल पूछा, इन्होंने पूछा है ए और बी के बीच का, तो ए और बी के बीच का एंगल ये देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बोलो, क्लियर है सबको, सबको समझ में आ गया। जल्दी से पढ़िए, थोड़ा एक बार सेशन पहले दबा के शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, फटाफट जल्दी से दबा के शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत है, 300 का आंसर, 3 का एक बच्चा कह रहा है द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी से आधी है। द्रव्यमान त्रिज्या द्रव्यमान, अरे यार सॉरी, हाँ बिल्कुल एकदम सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा डाउट हो गया इस पे। डाउट कुछ नहीं था यार, बहुत बार हुआ। द्रव्यमान आधा किया, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लो, एक बच्चे ने मैंने कमेंट देखा, द्रव्यमान आधा किया है और त्रिज्या आधी की थी, तो त्रिज्या का स्क्वायर आधे का स्क्वायर, तो आधा आधा कैंसिल हुआ, लेकिन आधा बचा ना, तो वो हमारा पहुंच जाएगा ऊपर, जिसकी वजह से आंसर होगा दुगना, और आंसर दुगना होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 19.6। थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है, 5वां हो रहा है, ये लीजिए 6वां नंबर, पढ़िए, लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6वें को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल। दूसरे का एंगल कैसे निकालेंगे भैया, दूसरे का एंगल निकालने के लिए तुम्हें डायमेंशन पता होना चाहिए। तो चौथे वाले सवाल में डायमेंशन पता थी, वहां तो निकाल सकते थे, लेकिन जहां डायमेंशन नहीं पता होगी वहां नहीं निकाल सकते दूसरे का एंगल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी की सतह पर भार 80 किलोग्राम है और पृथ्वी की किस ऊंचाई पर उसका भार 20 किलोग्राम होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन,
देखो पहले भार जो है जो 80 था वो सर 20 बचा, यानी भार 1/4 हुआ। सबसे पहले इस बात को फोकस कीजिए, सर भार 1/4 हुआ। और मैं आपको बता चुका हूं, इसको रट लो, याद कर लो, यही आंकड़ा हर बार पूछा जाता है कि जब आप किसी भी पिंड को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे ले जाते हो, बराबर ऊंचाई पे ले जाते हो, तो वहां जी डैश जो होता है वो दा रखना G/4 होता है, 1/4 होता है। अगर सर जी डैश G/4 यानी 1/4 हो गया, देख लो, इसका मतलब आपका जो h होगा वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई पर होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट ही आंसर बता सकता हूं, ऑप्शन नंबर सी होगा 6400 किलोमीटर, छोटी पृथ्वी की जो त्रिज्या भैया होती है, याद कर लो 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो बताइए पहले ये क्वेश्चन का आंसर सबको डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर 6400 किलोमीटर कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर, ये लीजिए, लगाइए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या होना चाहिए। सारी की सारी चीजें आपको बेस्ट आपको यहां मिलेगी है, बस आप देखते जाइएगा कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं और कैसे सवाल का आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, तो बताओ 40 मीटर नीचे गिरने के बाद उसकी चाल कितनी होगी। इसको पहले समझो, जब भी कभी किसी पत्थर को हम लोग किसी ऊंचाई से गिराते हैं, मान लीजिए हमने h ऊंचाई से गिराया, h ऊंचाई से गिराया, तो तुमसे दो चीजें पूछेगी, तुमसे दो चीजें पूछी जाएंगी। पहला पॉइंट पूछा जाएगा कि h ऊंचाई में गिराने पर या जमीन तक पहुंचने में लगा समय क्या होता है। तो समय पूछा जाए जमीन तक पहुंचने में, तो आपका आंसर होगा √2h/g, ये जमीन तक पहुंचने में समय होता है। और जमीन तक पहुंचने में जो अंतिम वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √2gh। तो जब भी कभी किसी पिंड को h ऊंचाई से गिराते हो, तो जमीन तक पहुंचने में लगा समय, लगी वेलोसिटी √2gh, लगा समय √2h/g। अब इन्होंने क्या पूछा है, सर चाल पूछा है ना, तो √2gh लगाओ, तो 2g की वैल्यू भैया 10 है, और देखो h का मान सवाल में कितना बोला जा रहा है, 40 बोला जा रहा है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व कराना चाहूं तो आप कह सकते हो 400 का अंडर रूट तो 20 आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 20√2 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये सवाल है कि 20√2 कौन सा है, सर 20√2 कभी 14 नहीं हो सकता, कभी 7 नहीं हो सकता, 20√2 अरे 20 से थोड़ा बड़ा आएगा ना, अब 20 से थोड़ा बड़ा कितना भैया 28। तो सवाल का आंसर बताओ कितना हो जाएगा 28। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा वर्ल्ड पावर एंड एनर्जी से है, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए 8वें का उत्तर क्या होना चाहिए। यस वेरी गुड, थोड़ा भाई सेशन को दबा के शेयर करते रहिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले जल्दी से एक बार फटाक से जल्दी से लाइक कर दो और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए। बिल्कुल √2gh से लगेगा। 4 किलोग्राम 8 किलोग्राम के दो पिंड, अरा दो पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात बोला जा रहा है, इनके संवेग का। देखो भाई तुम्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। आप पूरे फॉर्मूले में देख लो, सर संवेग आया है तो आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा गतिज ऊर्जा का वो लगाना पड़ेगा k बराबर p²/2m, k बराबर p²/2m लगाइए और आंसर पाइए हैं। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, सर इन्होंने द्रव्यमान भी दिया है और इसके साथ साथ संवेग का अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए यहां से जो संवेग p होगा वो कहीं ना कहीं √m/k के समानुपाती होगा। सर आपने दो को क्यों छोड़ा, कहोगे दो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लेने से क्या मतलब, तो p समानुपाती √m/k। तो सीधा सा बात ये हो रही कि जो भी सर अनुपात बनेगा P1:P2 वो बनेगा m/k करिए और अंडर रूट लीजिए, बस m/k करिए अंडर रूट लीजिए। तो पहले m था 4 और गतिज ऊर्जा थी 9, तो 9 चोटो 36, 36 का अंडर रूट अनुपात। अब बताइए दूसरा अनुपात क्या बनेगा, दूसरा द्रव्यमान था 9 और दूसरी गतिज ऊर्जा थी 4, यहां भी 9 चोटो 36, तो 36 का अंडर रूट। अरे सर ये तो सेम बन गया, और सेम बन गया तो बताइए जल्दी से इसका अगर अनुपात निकाला जाएगा √36 तो सेम चीज है ना, तो अनुपात कितना आ जाएगा 1:1। ये इस सवाल का उत्तर है। बोलिए, तो 8वें का करेक्ट आंसर सबको पता चल गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9वां आपके सामने, जल्दी से पढ़िए और बताइए। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए। मतलब ये क्लास पूरी तरीके से रेलवे एग्जामों में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल कोशिश करूंगा आपको लाके सॉल्व करा सकूं, ठीक है। पढ़िए किसी इकाई सदिश, अच्छा इकाई सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण 8 हो। इकाई सदिश वो सदिश होता है भैया जिसका परिमाण कितना हो सके 8 हो। अगर परिमाण 8 है तो इकाई सदिश है। बोला जा रहा है कि इस इकाई सदिश का बताना है कि परिमाण 8 है तो सी का मान बताओ। अब आप थोड़ा सोचो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है 0.5, 0.8 और सी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सदिश का परिमाण निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा सर 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर और अंदर करना पड़ेगा सी का स्क्वायर। तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.8864, 8864 हो जाएगा। तो यहां पर जो आ जाएगा आंकड़ा जल्दी से 64 और प्लस हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर 8। परिमाण को मैंने 1 के बराबर कर दिया। अब जोड़ दो ना 64 और अगर 0.25 यानी 25 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 79। यहां पर हो जाएगा रूट के अंदर 9 और यहां पर हो जाएगा 8.89 और आगे हो जाएगा भैया प्लस सी स्क्वायर, आगे हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। क्या होगा प्लस सी स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 8। अब आप खुद सोचो कि सी स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए। अरे 0.89 है प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 कैसे पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब सी स्क्वायर का मान 0.11 हो है। अगर 0.11 होगा भैया तभी तो इसके साथ जुड़ेगा, पूरा 8 बनाएगा, अंडर रूट 1 आ जाएगा। तो सी का मान अगर पूछा जाए तो सिर्फ सी का मान हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 0.11। ये सवाल का उत्तर है अंडर रूट 0.11 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे वाले क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा भाई सेशन को दबा के शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं ये क्लास न्यूमेरिकल वाली क्लास, उसके साथ साथ साइंस की क्लास, यानी साइंस का जितना भी पोर्शन है, जो भी तुम्हारे साइंस का पोर्शन है वो सारा का सारा पोर्शन साइंस का ठीक 2 बजे से चला करेगा ना। तो डेली मेरी साइंस वाली जो क्लास है, चाहे वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो या फिर हमारा कह सकते हो कि मिथ्स प्रैक्टिस हो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो, कैसी भी प्रैक्टिस हो, वो सब साइंस की 2 बजे से चलेगी, ठीक है। चलो देखो, एक मनुष्य 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड अपने हाथों में लेकर क्षैतिज समतल पर 20 मीटर चलता है। मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये अपने हाथ में कितने किलोग्राम का पिंड लिए सर, ये 20 किलोग्राम का पिंड लिए अपने हाथों में, 20 किलोग्राम का पिंड, 5 किलोग्राम का पिंड है, 20 किलोग्राम का नहीं है 5 किलोग्राम का है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 किलोग्राम का पिंड लिए हुए और कितने मीटर दूर चलता है सर, ये आदमी चलते चलते कितने मीटर दूर आ जाता है सर, ये 20 मीटर दूर आ जाता है, 20 मीटर दूर। तो जल्दी से बताना है कि इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होना चाहिए, ये है प्रश्न। तो आपको पता है कि जैसे ही ये हाथ में पकड़ेगा इस पिंड को, तो पिंड का भार कहां की ओर काम करता है, नीचे। देखिए भैया देखो, विस्थापन आगे की ओर हो रहा है तो भार नीचे की ओर है, मतलब बल नीचे की ओर है, और विस्थापन आगे की ओर है। 20 का एंगल कितना बनना है 90। और आपको पता है ये टार का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है। अब जल्दी बताओ, अगर थीटा तुम्हारा 90 हो चुका क्योंकि भार नीचे की ओर काम करेगा, विस्थापन आगे की ओर है, तो थीटा 90 है। और जैसे तुम थीटा यहाँ 90 रखोगे, 90 90 90 कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो टार कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। समझे। तो आप लोग इस बात को पहले समझो, जब भी कभी हमें किसी चीज को जमीन से उठाकर अपने सर पे रखना होता है तो टार होता है, लेकिन सर पे रखने के बाद ऐसे 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 चलना होता है तो ध्यान रखना टार हमेशा क्या होता है भैया 0 होता है, ठीक है। चलो ये दोबारा 10वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी से पढ़िए। और थोड़ा भाई सेशन को दबा के पहले शेयर करते रहिए ताकि आप लोग 100 तक तुरंत पहुंच सके। जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए। कोई आदमी 20 किलोग्राम का एक पत्थर 10 मीटर की सीढ़ी के ऊपर से गिराता है, तो बोला जा रहा है वह जमीन तक पहुंचेगी तो गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए। तो आपको गतिज ऊर्जा भले ही निकालनी है, लेकिन आप ये मत सोचो कि गतिज ऊर्जा के लिए सबसे पहले आप हाफ mv स्क्वायर लगाओगे, द्रव्यमान पता है v निकालोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे एक बात बताओ, जब उच्चतम बिंदु पे था तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा थी, तो वही स्थितिज ऊर्जा ही तो गतिज ऊर्जा बनती है।
तो उच्चतम बिंदु पर आप सीधे सीधे बस स्थितिज ऊर्जा ही निकाल दो, यानी mgh निकाल दो सर, लास्ट में वही गतिज ऊर्जा बन जाएगी। जी का मान 10 होता है और 10 मत रखो क्योंकि 1980 भी आंसर में, अगर 1980 भी आंसर में है तो इसका मतलब मैं 9.8 रखूंगा। और h का मान कितना है सर? सर h का मान 10 है ना, mgh। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये जो आंसर आने वाला है सर, ये आंसर आने वाला है 1998, 1960, 1960 जूल, क्या जाएगा? 98 दूनी 96, 1960। अच्छा 1960 का भैया कोई ऑप्शन तो इन्होंने दिया ही नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ 1909.81 ले लेते तो आंसर आपका थोड़ा ज्यादा आ जाता, कोई बात नहीं। वैसे इस सवाल को आप थोड़ा सा, अब जैसे 1960 आंसर नहीं है, 1960 आंसर नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जी टी वैल्यू को 9.8 ना मानकर जी टी वैल्यू को 10 मान लेते हैं, क्योंकि 1960 आंसर में नहीं है। और जब से ही 10 मानोगे तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम लोग ए बोल देते हैं। अब आपने से कुछ लोग मुझे ये मत कमेंट करना कि सर गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, आपने तो स्थितिज ऊर्जा लगा दिया। अच्छा समझे ना, तो स्थितिज ऊर्जा लगाया जरूर है लेकिन आंसर सेम आएगा क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी कमेंट मत करना कि 9.8 लेते तो आंसर अलग आता, कहां मैच किया 9.8 से आंसर, और 9.8 से आंसर जब मैच नहीं किया इसी वजह से मैंने वहां पर जी की वैल्यू को 10 लेके सवाल को सॉल्व किया है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होना चाहिए, फटाक से पढ़िए। थोड़ा एक बार दबा के सेशन को शेयर करते रहिए। न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट हुई भाई, और ये न्यूमेरिकल देखिएगा लास्ट तक चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि सदिश ए बराबर लिखा हुआ है i प्लस जे और द्वारा एक्स एक्सिस द्वारा बनाया गया कोण पूछा जा रहा है। मैं बताता हूं इसके बारे में। देखो, अगर कोई वेक्टर आपके सामने ए बराबर लिखा हो a1 i टैप प्लस b1 j टैप प्लस c1 a1 b1 c1 k टैप, तो तुमसे पूछा जाए कि बताइए एक्स एक्सिस द्वारा बनाया गया कोण यानी कॉस अल्फा क्या होना चाहिए, तो आपको बस a1 ऊपर रखना है और नीचे हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस भैया c1 स्क्वायर। अरे ये एक्स एक्सिस द्वारा एंगल है a1, अगर वाई एक्सिस द्वारा पूछा जाता तो b1 बटे सेम चीज, जेड एक्सिस द्वारा c1 बटे सेम चीज, है ना। तो बताइए यहां पर एक्स एक्सिस द्वारा पूछा जा रहा है और आपका जो वेक्टर लिखा हुआ है वो i प्लस जे लिखा हुआ है। तो बताइए एक्स एक्सिस द्वारा अगर एंगल पूछा जाए, कॉस अल्फा पूछा जाए, तो i का गुणांक यहाँ 1 है ना, और जे का गुणांक v1 है कि नहीं। तो i का गुणांक 1 है तो 1 ऊपर और नीचे हो जाएगा भैया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2, और अगर क्रॉस में 1 अपॉन अंडर रूट 2 है तो इसका साफ साफ मतलब है कि यहां से अल्फा जो है 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद कर लेना भाई ये फॉर्मूले, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13वां, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या होना चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है भैया, प्रक्षेप गति का सवाल है, और इसके लिए मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए तो उस मैजिकल ट्रिक से कैसे सवाल को सॉल्व करना है। चलो पढ़ा जाए। ओके देखिए जल्दी से, थोड़ा सेशन को लाइक करते रहिए, और आपको अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। किसी यहां किसी होना चाहिए था, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है। कहा जा रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन की क्षैतिज परास देखी जाती है वो अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी होती है, तो बताना है प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, मतलब थीटा बताना है। बढ़िया सवाल है। तो मेरे भाई पहले आप मुझे एक बात याद कर लो आप लोग, यदि रेंज का मान मैक्सिमम हाइट का n गुना होता है, यदि रेंज का मान मैक्सिमम हाइट का n गुना होता है तो याद कर लो उस समय tan थीटा का फॉर्मूला होता है 4/n, उस समय tan थीटा का फॉर्मूला होता है 4/n। पहले आप इसको याद कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन का है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि r बराबर nh है तो tan थीटा बराबर 4/n होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो आप यहां पर n का मान कितना है सर, n का मान यहां पर पूरे सवाल में दिया है 4√3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/n, और 4/n जब लगाओगे तो n है तुम्हारा 4√3,
तो 4√3 में आपको दिखाई दे रहा है 4 से 4 कैंसिल, 1/√3 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा 1/√3 मान होता है वो कितने एंगल पर होता है? सर tan मेरा 1/√3 है, तो कंफर्म ये 30 डिग्री पर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर। बोलो, बात सबको समझ में आ रही ना? तो इस सवाल का उत्तर जो कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब आप लोग आज के लेक्चर में मुझे ये जरूर कमेंट करके बताना, जैसे कि अगर आप लोग चाहते हो कि फिजिक्स में बेसिक से भी पढ़ा दूं, केमिस्ट्री बेसिक से बता दूं, या फिर न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूले हैं उनको बेसिक से बता दूं, जो भी आपकी इच्छा हो। मतलब आप ये समझो कि ये जो मेरी न्यूमेरिकल की क्लास या 2 से 3 बजे का टाइम है, मैं फिर से बता दूं, ये 2 से 3 बजे का जो टाइम है, इसमें मैं टोटल जो है साइंस की चीजें लेके आने वाला हूं। सिर्फ साइंस, मतलब आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, न्यूमेरिकल ले लो, कॉन्सेप्ट ले लो, थ्योरी ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब आपको 2 से 3 में मिलेंगे। तो आज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। जो टॉपिक आपका कमजोर होगा उसी टॉपिक पे मैं लेके आ जाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां, ये लीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए, बहुत ध्यान से देखिएगा। 250 ग्राम, अच्छा 250 ग्राम का कोई मतलब नहीं होता। 250 ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम बनाना है तो सीधा सीधा मैं 1/4 किलोग्राम कर सकता हूं, है ना। तो 250 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद बल्ले पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराती है और 0.01 सेकेंड बाद समान वेग से लौटती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात। समान वेग से लौटने वाला कॉन्सेप्ट है, गलती मत कर देना। तो बताना है गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल। बहुत बढ़िया बात। सर जब भी कभी लौटने वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो थोड़ी देर की मान लीजिए, ये रहा आपका बल्ला, ये रहा आपका बल्ला, बल्ले में गेंद आती है और गेंद बताइए कितनी वेलोसिटी के साथ आती है? सर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आती है ना। और टकराने के बाद वापस भी जाती है सेम वेलोसिटी से, समान वेग से 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो, तो मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को पहले याद करो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अगर आने वाली प्लस में है तो जाने वाली माइनस में, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब मेरे भाई मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, जैसे मैं पूछूं 5 और 3 में कितना अंतर है, तो कहोगे 5 - 3 2। लेकिन अगर मैं पूछूं 5 और -3 में कितना अंतर है, 5 और -3 में कितना अंतर, तो आपका जवाब होगा 5 - -3 यानी 8। उसी तरीके से अगर मैं +10 और -10 में पूछूं कितना अंतर है, तो +10 और -10 में अगर वेलोसिटी में अंतर पूछा जाए, वेलोसिटी में अंतर पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आगे बात सुनो, सर फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो a की जगह पे आप लोग वेग परिवर्तन बटे समय भी रख सकते हो। अरे द्रव्यमान बताइए कितना है सर, 250 मत रखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, 1/4 रखना है। और चेंज इन वेलोसिटी सर 20 है, और कितने समय में है सर, समय दिया गया था 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। बस इसको आप सॉल्व कर लो। अब बताओ जल्दी से, अगर 0.01 सेकेंड को सॉल्व कराया जाए, मतलब पॉइंट हटाया जाए, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो गया सर, ऊपर 2000 हो गया, नीचे 4। अरे सर 2000 का 4 से भाग करना है, 4 × 5 = 20, 500 न्यूटन। तो सवाल का जो उत्तर सही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। मतलब इस आंकड़े को अगर सॉल्व कराओगे तो जो आपका आंसर आने वाला है भैया, वो 500 न्यूटन आने वाला है। चलो देखो यार कितने लोग का ये क्वेश्चन सही था, है ना। देखते कितने बच्चों लोगों ने ये क्वेश्चन सही दिया था। वेरी गुड, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन बिल्कुल। दीपक का आंसर सही था, गोपाल का आंसर सही था, है। और सब लोग भी लगाना सीखिए, कैसे लगाया गया। अच्छा पहले मुझे एक बार इशारा करके बताओ, सब लोग थम्स अप करके बताओ, ये सवाल सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15वां, ये लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, चलो पढ़ो जल्दी, चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होना चाहिए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कार क्षैतिज सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति करती है। अरे सर 72 किलोमीटर, क्यों किलोमीटर में काम करते हो, इसको मीटर बनाओ ना, मीटर पर सेकेंड बनाओ। अरे 72, 18 चोटो 72, 5 चोटो 20,
यानी ये कन्फर्म जो है 20 मीटर पर सेकेंड होगा। जब भी कभी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड बनाना हुआ टरे, जैसे मुझे 72 बनाना था, मैंने देखा 18 के पहाड़े में कितनी बार आया, 18 छोटो 72, 4 बार आया, 5 छोटो 20, है ना। 54 को बनाना होता 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, 15 हो रहा बस। फिर बोला जा रहा है कि यदि चल रही है टायर और सड़क के बीच घर्षण उड़ान इतना हो तो रुकने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। जब भी कभी यहाँ दूरी वाले सवाल हो कि सर एक गाड़ी चल रही है इतनी वेलोसिटी से और घर्षण उड़ान इतना है, तो बताओ रुकने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगा। तो तुम्हें ऊर्जा बैलेंस करनी होती है वहां पर। ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि गाड़ी जब चल रही थी तो उसके पास गतिज ऊर्जा थी 12 mv², ठीक। लेकिन जैसे ही रुकने वाली होगी तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब सवाल ये है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालोगे। तो सर कार्य का फॉर्मूला होता है, वीडियो स्टॉप हो गया है ना, एक सेकेंड। अरे सर ओके, हाँ भाई थोड़ा बताओ सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं रहा, जल्दी से बताइए सब लोग। एक बार के लिए, एक पल के लिए वीडियो स्टॉप हो गया था तो मैंने देखा नहीं पाया था, जल्दी से बता दीजिए सब लोग। ओके सही है ना सब कुछ, ऑल सेट। मैं स्टार्ट करता हूं इसको। हाँ ठीक है, ठीक है चलो। हाँ पढ़ा जाए। हाँ ये देखिए, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। सर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है तो घर्षण बल, और घर्षण बल होता है μ × r, और कितनी दूर चढ़ेगा यानी x, और x काम करेगा विस्थापन का, तो घर्षण बल μ × r और इंटू x विस्थापन हो गया, ठीक है। सर r की जगह क्या पुट कर सकते हो, r की जगह आपको पता है कि रिएक्शन जो r होता है वो हमेशा m × g के बराबर होता है और इंटू तुम्हारा x। बस यहां तक अगर टर्म आपको समझ में आ गया तो m से m कैंसिल कर दो और बाकी सारा टर्म आपको दिया गया। देखो 1/2 उसी तरह से। वेलोसिटी कितनी है सर, वेलोसिटी थी 20। अगर सर 20 वेलोसिटी थी तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 400 हो जाएगा, और म्यू का मान 0.5 है और जी की वैल्यू 10 है, और इंटू एक्स कर दो तो यहां से फटाक से देखो एक्स निकल आएगा। सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने से देखो एक्स पता चल जाएगा। कैसे एक्स पता चलेगा सर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 0.5 पे जब मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 1 बना देगा, इसका मतलब x बराबर सर 40 मीटर आएगा। ये सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बोलो हाँ, लाइट कम हो रही है, अब मुझे लाइट का थोड़ा नहीं पता चल पा रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो चलते रहते रहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये लीजिए, पढ़िए जल्दी जरूर, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होना चाहिए, फटाक से जल्दी से पढ़िए, बहुत बड़े सवाल है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एक भारी जंजीर क्षैतिज मेज के ऊपर रखिए और यदि जंजीर व मेज की सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है तो जंजीर की लंबाई का वह अधिकतम भाग जो मेज के किनारे से नीचे लटकाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये सर आपके पास मेज है, और मेज है तो आपको पता होना चाहिए कि मेज में ऐसे जंजीर लटकी हुई है, तो क्वेश्चन है कि जंजीर का कितना भाग, अधिकतम भाग लटकाया जा सकता है ना। और घर्षण गुणांक भैया 0.25 है, इस बात को देखो, 0.25 का मतलब 1/4, और आंसर देखो परसेंटेज में। अगर आंसर परसेंटेज में है तो मैं एक काम करता हूं कि पूरी लंबाई को 100 मान लेता हूं। पूरी लंबाई को कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। तो 100 में से अगर मैंने मान लिया x लटका हुआ है तो 100 - x जो है वो रखा होगा, बस सीधी सी बात ये। बोलो भैया, तो अगर x लटका हुआ है तो 100 - x रखा होगा, इतनी बात समझ में आ रही। अब ये बताओ मोशन में कैसे आएगा, मोशन में तभी आएगा जब इधर नीचे की ओर काम करेगा m × g और इधर पीछे की ओर काम करेगा μ × r, पीछे की ओर μ × r घर्षण बल। तो सर m × g μ × r में बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी, कुछ नहीं करना, इस x का मल्टीप्लाई g के साथ कराना है और 100 - x का मल्टीप्लाई म्यू के साथ कराना है, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर x का मल्टीप्लाई g के साथ कराओगे तो ये g × x हो जाएगा, और 100 - x का मल्टीप्लाई अगर म्यू के साथ कराओगे तो आपका x का मान आ जाएगा, है ना। तो सर एक बात बताइए जल्दी से, g का मान कितना होता है सर 10, 10x 100 - x
अब म्यू का मान अगर मैं देखा जाए तो म्यू का मान कितना है 8/4, 8/4, तो ये इधर जाएगा 40। अरे कुछ मिस हो गया, जी की वैल्यू 10, कहां मिस हो गया, म्यू इंटू आर, ये 100 माइनस एक्स अगर हम लोग करेंगे यहां पर तो ये इधर जाएगा, तो ये 40x, x इधर आ जाएगा, कुछ मिस हो गया, क्या मिस हो गया, आर, आर की जगह mg, mg 100 माइनस एक्स। चलो आप बताओ जरा क्या है इसमें, कुछ गड़बड़ी है क्या, कहां गड़बड़ी हो रही। अगर ये x का मान हम लोग यहां पर ये वजन mg हो गया, तो mg और पीछे की ओर घर्षण बल m इंटू जी, मतलब कह सकते हो g इंटू एक्स हो जाएगा, g की वैल्यू आपके 10 रख दी है, और म्यू इंटू आर, म्यू का मान r, म्यू तो हमारा 1/4 दिया गया है, और r किससे निकाला जाएगा, r निकाला जाएगा इतने वाले पार्ट से, r इतने वाले पार्ट से, तो r मतलब हो जाएगा m इंटू जी, लेकिन द्रव्यमान 100 माइनस एक्स से लिया जाएगा, टोटल 100 माना है। अगर 40x इधर आएगा तो ये तुम्हारा 100 माइनस एक्स, नहीं यार कुछ मिस्टेक हो रही है, आप लोग बताओ जरा क्या मिस्टेक हो रही है, शायद मैं नहीं देख पा रहा हूं, थोड़ा कमेंट में आप रीड कर लूं, है ना। हाँ 25 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, 25 एकदम आंसर आएगा, लेकिन सवाल ये है कि ये 25 आपका कहाँ मिस हो रहा है, ये 100 पूरा लंबाई है, अगर ये x तुम्हारा इतना है, ये तुम्हारा 100 माइनस एक्स है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ g हो रहा है, एकदम सही बता रहा है, एकदम सही, देखो यहां भी g, और जब यहां म्यू इंटू आर, आर की जगह भी आपको क्या रखना पड़ेगा mg, और जब r की जगह mg रखोगे तो यहां भी g आएगा, बिल्कुल सही बता रहा है, दोनों तरफ g होगा, ठीक है एकदम सही है, तो दोनों तरफ g आएगा, तो ये वाली लाइन नहीं आएगी भाई, आप खुद सोचो, यहां पर तुम्हारा mg और यहां पर म्यू इंटू आर, आर की जगह भी mg, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा सिर्फ x, और यहां पर बचेगा 100 माइनस एक्स, और म्यू की जगह पे हो जाएगा 8/4, हरा। हाँ अब सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये तुम्हारा 4x बराबर 100 माइनस एक्स, ठीक है, x इधर आएगा तो 5x, और x बराबर अगर पूछा जाएगा कि बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, तो सर x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20 आ गया, इसका मतलब 20% ही लटकाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, बिल्कुल दोनों तरफ जी हो रहा है, एकदम सही है, दोनों तरफ जी हो रहा, समझ में आया ना। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये mg और m का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन, तो घनत्व सेम है, आयतन में एरिया सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लंबाई आएगा, इसलिए gx मैंने लिखा, और यहां पर mg था, लेकिन ये m 100 माइनस एक्स से होगा, क्योंकि लटकाए गए जो पार्ट होगा भैया उसी में ही तो घर्षण का, ये रखा हुआ जो पार्ट होगा उसी में तो घर्षण काम करेगा ना, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां नंबर, पढ़िए जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। हाँ लाइट थोड़ा सा डिम हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है मुझे नहीं पता चल पा रहा है, चलिए। समान संवेग, सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला है, सर संवेग समान है, इस बार संवेग समान है, और दो पिंडों के द्रव्यमान m व 2m है, गतिज ऊर्जा का अनुपात बताओ, तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा k बराबर होता है p²/2m, लेकिन बालिक संवेग तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी k तुम्हारा कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, और p कांस्टेंट है, तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो द्रव्यमान के उल्टे में आई, है ना। तो आप इस बात को ये मत समझना कि गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv², लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने समान संवेग कहा है, इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और देखो गतिज ऊर्जा अगर द्रव्यमान का उल्टे में आई है, द्रव्यमान के उल्टे में आई है, तो द्रव्यमान का अनुपात यदि 8:2 है, देखो m और 2m है ना, तो 8:2 है, तो गतिज ऊर्जा का अनुसार 2:8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां, ये लीजिए पढ़िए भाई जल्दी से, और बताइए क्वेश्चन नंबर 18वें का उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18वें को। बहुत बढ़िया सवाल है ये भाई, ये वाला प्रश्न जो है एक बार नहीं 10 बार आ चुका है ये वाला प्रश्न, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ये वाले प्रश्न को, ठीक है। और पढ़िए जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जवाब दीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई एक कार को ब्रेक लगाकर कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रोका जा सकता है, मतलब पता क्या है,
कि सर जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही थी और ब्रेक लगा के जब रोटा दिया तो कितने मीटर की दूरी पर रोटा दिया? 2 मीटर की। अब यदि यही कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, तो बताओ उसको मिनिमम कितनी दूरी पर रोका जा सकता है? ये है सवाल, ठीक है, ये है सवाल। अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? सर अंतिम वेलोसिटी तो जीरो है ना दोनों कंडीशन में, तो अगर अंतिम वेलोसिटी जीरो है तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इक्वेशन नंबर तीसरी लगाता हूं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। सर अंतिम वेलोसिटी तुम्हारी जीरो है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैं अगर इधर 2as भेज दूं तो आप कह सकते हो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आ जाएगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर आ जाएगा। मतलब चली गई जो दूरी होती है वो हमेशा दारखना यू स्क्वायर के समानुपाती होती है ना। अब देखो सर यू को तुमने डबल किया है, मतलब 40 से 80 किया है, अगर 40 से 80 यू हुआ है तो यू का स्क्वायर, अरे सर ये तो यू दुगना हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना, और 2 का स्क्वायर जब 4 गुना करोगे तो यानी आंसर जो आने वाला है 4 दूनी 8 मीटर आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बोलो भैया सब लोग पहले ये बताओ, ये वाला सवाल, लास्ट वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, है ना? जल्दी बताइए। तो आप इस बात को याद करके रखिए, बिल्कुल आप इस बात को याद करके रखिए कि जब भी कभी आप लोग चली गई वेलोसिटी बढ़ाते हो तो उस समय जो चली गई दूरी होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती होती है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से जल्दी से पढ़िए बताइए। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको जो सेशन मैंने बताया कि आपकी ये जो 2 से 3 वाली क्लास है ना ये डेली चलने वाली है। अब है ना, आज शनिवार था, कल संडे है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी नई है आप भी समझ रहे होगे, है ना, क्योंकि आज तक मैंने टेक्नीशियन का काम थोड़ी ना किया, मैंने तो सिर्फ पढ़ाया है, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को इस प्रकार से प्रक्षेपित किया गया है, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा जो है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 3/4 है। जब भी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ध्यान रखना उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा जो ई डैश होती है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के लिए या ई डैश बराबर, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा ई डैश बराबर वो ई क्रॉस स्क्वायर थीटा होता है भैया, ई क्रॉस स्क्वायर थीटा होता है, याद रखिएगा। सर ई क्रॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इन्होंने कहा है उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 3/4 है, तो आप ई डैश को 3/4 ई लिख दो और इंटू क्रॉस स्क्वायर थीटा कर दो। तो यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। तो मालिक अगर क्रॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो √3/2, और √3/2 का मतलब होता है अरे √3/2 वो भी क्रॉस में, तो कंफर्म आंसर इसका 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, न्यूटन से के फॉर्मूले पर सॉल्व हो जाएगा, पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका आंसर। आज की लाइट जो है ना थोड़ा सा डिम 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 कर रही है, देखते हैं कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और आप सब लोग मुझे कमेंट करके आज जरूर बताइएगा कि आज के सेशन से आपने कितनी सारी चीजें सीखी और आज के सेशन को में मुझे कौन कौन से लेक्चर अपलोड करने चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़िए भाई जल्दी से। ओके अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक फुटबॉल को एक खिलाड़ी किक मारकर 10 मीटर पर सेकेंड से वेग से गतिशील कर देता है। यदि फुटबॉल व पैर के बीच संपर्क बल इतना हो तो फुटबॉल पे लगे बल का मान बताओ। तो आपको पता है कि बल का जो मान होता है उसका फॉर्मूला होता है m × a। रही बात a की, तो a का आपको पता है वेलोसिटी में परिवर्तन बटे समय ये होता है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, जल्दी बताइए द्रव्यमान कितना है। सर द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम में मैंने रख दिया और वेलोसिटी में परिवर्तन, है ना। तो फुटबॉल का जो खिलाड़ी था वो 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी को दे देता है, गतिशील कर देता है, यानी पहले वेलोसिटी 0 थी। अगर पहले वेलोसिटी 0 थी और 10 का परिवर्तन आ गया तो वेलोसिटी में परिवर्तन 10, और कितने समय के लिए 8/50 सेकेंड के लिए, बटे 50। बस सॉल्व कर दीजिए, 50 ऊपर चला जाएगा और 50 ऊपर चला जाएगा जिसकी वजह से ये 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 500 में अगर मैं 0.5 का मतलब होता है आधा,
एक्चुअली में। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा सर? 250 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो जिन बच्चों ने 250 का आंसर दिया था उनका ये उत्तर एकदम सही है। अच्छा, आज मैं सवाल इलेक्ट्रिकल के सवाल नहीं ला पाया हूं, तो अगला जो भी लेक्चर होगा मैं इलेक्ट्रिकल के भी उसमें सवाल लेके आऊंगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मनीष कुमार जी कह रहे हैं, है ना? आप बताओ मनीष कुमार जी, कमेंट करते रहिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊंगा। और उसकी जो पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है? मनीष कुमार जी, मैंने जैसे आपका लास्ट में कमेंट देखा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइए, मैं स्पेशली आपका डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन वीडियो के कमेंट में, है ना? बिल्कुल। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और इसके साथ साथ शाम वाली जो क्लास है 7 बजे वाली क्लास, वो तो चलेगी। मैंने बताया कि ये क्लास स्पेशली साइंस के लिए है, मतलब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के टॉपिक लाके ही आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, है ना? तो शाम के आते रहिए और कल शाम 7 बजे जरूर आइएगा, क्योंकि कल संडे शाम 7 बजे बहुत अच्छी प्लानिंग होगी रेलवे के एग्जाम को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।